क्रांति युवा चिंतन और उसमें विस्तार से आज भोपाल झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी, कई कारणों से इस नगर की और हमारे अपने प्रदेश की विशेषताएं जुड़ी हुई है। और सच में ये देश का दिल भी है, और देश का दिल, हार्ट अगर मजबूत होता तो शरीर अपने आप मजबूत होता है। ये हमारे लिए इसको बोलने की नहीं, ये हम अपने आप समझने वाली इस दुनिया के लोग हैं। आज परमात्मा की दया से जो हृदय की भूमिका है, कमोबेश मध्यप्रदेश की भी वही भूमिका है। हृदय की भूमिका शरीर को लेकर के, शरीर के रक्त को शुद्ध करने की होती है। जो गंदा रक्त आता है उसको ऑक्सीजन के प्रवाह से शुद्ध रक्त करके आयु बढ़ाते हैं। गायत्री परिवार भी इस हृदय के साथ जुड़ करके, मैं अपने देश के परिप्रेक्ष्य में आप सबको भी उसी भावना से देखता हूं। आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता। संस्कृति की अशुद्धियों को शुद्ध करते हुए गायत्री परिवार ने जो धारा दी, और परम पूज्य गुरुदेव के जमाने से कोई आपने उदाहरण बिरला जी का दिया, और भी कई सारे उदाहरण हैं। ये सच में हमारी संस्कृति के लिए 20वीं शताब्दी वरदान रही। इस 20वीं सदी में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने आजादी के उस दौर में भी, आजादी तो आज नहीं तो कल मिलने वाली है, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक देश को आजाद अगर रखना है तो देश की दिशा कौन सी होगी, देश के युवाओं की दृष्टि क्या होगी, देश के युवाओं के लिए संस्कृति के मान बिंदुओं की तरफ कौन कौन ले जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी भी उसी धारा से आते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसी दौर से हम निकलते हैं तो हमको पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी दिखाई देते हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से राजनीतिक यात्रा भी थी उनकी, लेकिन राजनीति भी किस दिशा में जाना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक की दृष्टि भी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि भी थी, जो 1923 में आईसीएस एग्जाम पास करते हैं। क्योंकि जब युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं को जोड़ करके उस दौर के युवाओं के साथ गुरुजी ने भी युवावस्था में स्वप्न देखा होगा, और इस धारा को चलने के लिए एक संकल्प मन में लिया है। और आज आजादी के बाद के इस दौर को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारी संस्कृति की चुनौतियां भी मिल रही है, और चुनौतियों के बीच में ये जो अखंड ज्योति जल रही है, इसकी मिसाल हमने कोविड के समय भी देखी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। ये केवल जियो और जीने दो का भाव बोलने का वाक्य नहीं हो सकता है, इसको चरितार्थ करके विश्व के सामने भारत ने दिखाया। और नमस्कार का क्या आनंद होता है, ये भी दुनिया ने महसूस किया है, ये हमारी अपनी आंखों के सामने हुआ। ऐसी कई सारी चीजें मैं बता सकता हूं, बोल सकता हूं, आपके बीच में व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन आप 3 दिन के चिंतन शिविर में इन सारी बातों का विचार निश्चित रूप से करेंगे। उस धारा पे चलते हुए भी हमारी सरकार ने भी ऐसे कई विषयों को हाथ में लिया है, जिसके भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं जब शिक्षा मंत्री था गुरुजी, तो उस समय नई शिक्षा नीति जब लागू हुई, नई शिक्षा नीति तो नहीं बोलना चाहिए, शिक्षा नीति 2020, क्योंकि 2 बार शिक्षा नीति आजादी के बाद हमारे देश में आई है, एक बार 68 में, एक बार 86 में, लेकिन दोनों बार के कलेवर में केवल ऊपर के अंकों का अंतर पड़ा, अंदर का कोई मटेरियल उसका बदला नहीं गया था। ये दुर्भाग्य देश का। लेकिन पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब शिक्षा नीति आई, तो शिक्षा नीति में वो हर चीज समाहित करने का प्रयास किया, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हम गर्व कर सके, हमको एहसास हो कि हाँ, हम सनातन संस्कृति के संवाहक। वो सारे उदाहरण, जिन उदाहरणों को पहले चिमटे से पकड़ने में भी डर लगता था, उसको बिंदास रूप से हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। कैसे कोई भूल सकता है कि अगर मित्रता का उदाहरण देना है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती क्यों नहीं बताना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तथाकथित लोग हमको पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब ये आज बदल गया दौर, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, और ऐसे उनके सभी अनुयायियों के ऐसे सारे प्रसंगों को हमको कोई परेशानी नहीं शिक्षा नीति में रखने से, जिनसे भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी उनसे उदाहरण से सीख करके अपने जीवन में धारण करे। और
मैं ये मान के चलता हूं शिक्षा नीति सरकारी स्तर पे तो 20 में है, लेकिन गुरुजी ने तो ये अपनी अखंड ज्योति के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से ये जो अंदर की गांठ खोलने का प्रयास जो किया है वो वाकई अद्भुत है। ये वास्तव में अद्भुत है। विवाह के भंवर पढ़ते हुए मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मंत्र का अर्थ न तो सुनने वालों को, न बोलने वालों को, न जिनकी शादी हो रही उनको बड़ा आश्चर्य लगता। शादी तो हमारी भी गुरुजी, बड़ा दुर्भाग्य कि आज तक याद नहीं कि बोला क्या था न क्या हुआ। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रयोग हुए कि भाई अगर विवाह कर रहे हैं तो केवल सावधान बोलने से बात नहीं चलेगी, सावधान काय से और किससे सावधानी से काम चलाना, उसका मंत्र क्या है, अर्थ क्या है, ये आपके माध्यम से गायत्री परिवार ने जो काम किया वाकई अद्भुत। इसी की तो आवश्यकता है जिस पे हम बात कर रहे हैं। और आनंद तो तब आ रहा है कि कई वाक्य बोलने के लिए होते, सामाजिक विषमता के खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जातिगत विभिन्नता को मानना नहीं चाहिए, इस पे बोलने के लिए बोलते। और दोहरा चरित्र कैसा हो जाता है, ये बोलते हुए व्यक्तिगत विषय आएगा तो हम कौन सी जाति के इस अहंकार में मरे जाते, उससे बाहर ही नहीं आते। जब उससे आप बाहर नहीं आओगे तो बाकी बात क्या बनेगी। और ये बिना बोले उदाहरण बन जाता। दुर्गादास उइके जी हमारे बीच में कितने अच्छे मंत्र पढ़ते हैं, हमारे अपने वनांचल के पंडित को पीछे छोड़ते। ये करके दिखाने का मार्ग है, ये है गायत्री परिवार की धारा। मुझे इस बात का आनंद है। ये है परिणाम, बीज से परिणाम, परिणाम से फल और फल से फिर बीज की अगली धारा। ये डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया में भी दिखाई देती है। हमारी अपनी धारा उनकी क्या हो सकती है। राजनीतिक आदमी है तो क्या होगा, लेकिन राजनीतिक आदमी की दृष्टिकोण भी तो वही होना चाहिए जो हम अपनी धारा से लेते हैं अपने बीच में से। जैसे आकाश अनंत है, आकाश को महसूस करने के लिए, बांधने के लिए, टुकड़े करने के लिए असंभव दिखता है, लेकिन गायत्री परिवार जानता है। तो गायत्री परिवार में जैसे हमारे अंदर जल को हम कैसे टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन जलती धारा में से जल का गगरा भर के हमारे पास रख लें तो जल की धारा गंगा भी हो या सिंधु भी हो या सरस्वती या क्षिप्रा, हमारे जल का उस घड़े में आ गई कि नहीं आ गई। गायत्री परिवार ये उदाहरण डाला करके दिखाता है, इससे वास्तव में आनंद आता है और हमारी संस्कृति पे गर्व करने का मौका मिला। मैं भी 2-3 छोटे छोटे से उदाहरण देकर बात समाप्त करूंगा। हमारी सरकार ने भी ये जो समय की गणना होना था, ये समय की गणना की वर्तमान की जो स्थिति, इसको हमारी वैदिक काल की गणना की क्या स्थिति है, वैदिक घड़ी क्या होती है, उस युवाओं के दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा। तो काल गणना का शुद्ध केंद्र भौगोलिक दृष्टि से आजकल तो जीपीएस से दिखता भी है कि पृथ्वी 23.26 अंश पे झुकी हुई है। और आज जीपीएस देखोगे तो वो मिल जाएगा। उज्जैन का वो हमारा विश्व का 300 साल पुराना गौरवशाली इतिहास था जब हम अपने समय की शुद्धता की गणना करते थे। लेकिन जब हम गुलाम हुए तो हमारे ऐसे कई मानबिंदुओं को खंडित करने का प्रयास किया। जब फ्रांस के लोग हावी थे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से 50 साल तक समय की गणना होती रही। बाद में वहां से अंग्रेजों का समय आया, अंग्रेज ने ग्रीनविच में ले जाकर के समय की गणना प्रारंभ कर दी। अब समय की गणना प्रारंभ कर दी और उनने अपनी घड़ी डिसाइड कर दी। हालांकि वो चालाकी से कर दी, उनने अपनी गणना में कर दिया कि रात की 12 बजे से दिन बदलेगा। अब रात की 12 बजे से दिन बदलेगा, इसका कोई सिर पैर नहीं। कैसे मान सकते हो रात की 12 बजे? ना तो कोई पक्षी, ना कोई मनुष्य, ना कोई प्राणी या तो सूर्योदय से अपनी दिनचर्या चालू करते हैं या निशाचर सूर्यास्त के बाद अपनी दिनचर्या चालू करते हैं। लेकिन बस जो चला दिया वो सही, उनने कर दिया वो सही। बड़ी मुश्किल, इसको व्यवहारिक रूप से दृष्टिकोण से कैसे लाए? तो हमारी विचार परंपरा से, संघ की दृष्टि से भी एक ऑब्जर्वेटरी बनी और उसी बात को बढ़ाते बढ़ाते एक आईआईटी के विद्यार्थी ने वैदिक घड़ी बनाई और उन्होंने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। उस विश्लेषण को कितने अच्छे ढंग से बताया कि वास्तव में 60 मिनट के 1 घंटे का हिसाब लगाओगे तो ये जो अपना रात्रि का 12 बजे वाला हिसाब, तो अपने यहाँ ये आधी रात्रि में और आधे पूरे दिन में 1.5 दिन में माना जाएगा। अगर सुबह सूर्योदय हुआ 6 बजे तो रात की 12 बजे तो 18 घंटे हुए ना, ये पूरे 24 घंटे कैसे हो सकते?
तो बाकी के 6 घंटे क्या करने वाले। तो उसको उनने वापस थोड़ा सा संशोधित किया कि ये 60 मिनट का हिसाब नहीं हो सकता, आपके हिसाब से करना तो इसको 48 मिनट में करना पड़ेगा। तो 48 मिनट करेंगे मतलब हमारा एक मुहूर्त हो गया। तो सुबह 6 बजे से सूर्यास्त तक के 15 मुहूर्त और शाम को रात्रिकालीन मुहूर्त भी, वो भी इस सूर्यास्त से वापस सूर्योदय के 15 मुहूर्त, ये 30 मुहूर्त हो जाते हैं। तो वो 6 घंटे अपने हाथ में आ गए। और इसके हमारा हिसाब कितना बढ़िया लगा कि ये 15 में 15 30 मुहूर्त में हमारा सारा हिसाब हो गया। और इसको व्यवहारिक रूप से भी देखोगे तो किसी भी क्लास में कोई शिक्षक पढ़ाने आता है तो साइंस की दृष्टि से भी पढ़ने पढ़ाने के सबसे अच्छी समय की गणना करें तो 45 से 48 मिनट के तो पीरियड होता है कि नहीं होता है। ये तो यही तो हिसाब लगाते हैं हजारों साल, इससे बाहर कहां जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी लेकिन महत्व की बात, जब हमने वैदिक घड़ी बनाई, वैदिक घड़ी का माननीय प्रधानमंत्री जी से लोकार्पण कराया, तो आज की दृष्टि से जो जंतर मंतर चलता है, 5 जंतर मंतर बनाए गए थे, ये जो 300 साल पहले राजा जयसिंह द्वारा, उसके पास में हमने टावर बनाकर वैदिक घड़ी भी वहां लगाई। और जब आपके आशीर्वाद से भोपाल आ गए तो हमने कहा सीएम हाउस में वैदिक घड़ी होना चाहिए, तो सीएम हाउस में भी वैदिक घड़ी लगाई। ये ऐसी कई सारी धाराओं को इन्हीं उदाहरणों से समझते हुए हमने भी कोशिश की है कि अगर युवा चिंतन शिविर का विषय है तो सरकार के द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। और आपके माध्यम से प्रदेश भर में ऐसे जो अच्छे समीचीन आवश्यकता अनुसार सरकार के द्वारा भी धारण करने योग्य अच्छे सुझाव होंगे अपने विचार यात्रा के, निश्चित रूप से सरकार उसको लागू करने का प्रयास करेगी। मैं आश्वस्त करते हुए पुनः आपको इस पूरे शिविर की बधाई देता हूं और विनम्रता के साथ, चूंकि मेरे अन्य कार्यक्रम होने से मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये शिविर सफल हो। और मेरी आपको खासकर मेरी तरफ से मैं जाने की आपसे आज्ञा चाहता हूं और आप सबके प्रति पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।